तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ ही में आप सभी का प्रिपरेशन रिवीजन अच्छे से चल रहा है, चूंकि आपकी एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाली है। विद इन 1 वीक आपकी एग्जाम हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। तो इसी संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 मैराथन सेशन कंडक्ट कर लिया है, एक परसों, एक कल और एक आज हमारा होने वाला है। अभी रेगुलर आपका चलेगा। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जितना देखने को मिलेंगे उससे ज्यादा आपको डिस्कस करने हैं हमारे साथ चैट बॉक्स में और शेयर करने हैं। चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहला स्लाइड आज का है और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि लैंड इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है ना, ये किसने कहा है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट जो टर्म है, सबसे पहले ये किस कॉन्फ्रेंस कहां से आता है निकलकर? क्या आप लोग बता सकते हैं वो कौन सा ट्रीटी था जहां से स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है? डू कैन यू कमेंट द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्रीटी? बिल्कुल, वेस्टफेलिया ट्रीटी है ना, वेस्टफेलिया ट्रीटी। वेस्टफेलिया ट्रीटी में क्या कहा गया था? वेस्टफेलिया ट्रीटी कब हुआ था? 1648 में, है ना। 1648 में आपका वेस्टफेलिया ट्रीटी होता है। इस ट्रीटी के माध्यम से क्या कहा जाता है एक्चुअली कि आपके राज्य के 4 आवश्यक अंग होंगे। देयर आर 4 इसेंशियल पार्ट ऑफ अ स्टेट। सबसे पहला इसका लैंड, ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरी जो होगा वो होगा पॉपुलेशन। तीसरा जो होगा वो होगा गवर्नमेंट। और फोर्थ जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फोर्थ जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो यहीं पर कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये जो लैंड है ना, लैंड जो है मतलब ये जो जमीन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि राज्य के लिए होना चाहिए। इसे कौन कहते हैं? तो सीले और डिविड, सीले साहब और डिविड साहब, दो ऐसे थिंकर्स हैं जो ये मानकर चलते हैं कि आपके लिए क्या होने चाहिए, ये लाइक लैंड इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ और थिंकर्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को लेकर अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। कुछ बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। क्या आप लोग बता सकते हैं हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट? कौन बोलते हैं? सरकार से संबंधित है। हु सेड? ब्राइस। ब्राइस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से बिलोंग करते हैं? नो। वेरी गुड श्रद्धा। लीलॉक, है ना, याद रखिएगा, LEALOCK। लीलॉक साहब इसकी बात करते हैं। लीलॉक टॉक्स दैट द पॉलिटिकल साइंस इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। वहीं आपको देखने को मिलता है हु स्टेटेड दैट कि पॉलिटिकल साइंस इज मेनली एसोसिएटेड विद कंसर्न विद शेपिंग एंड शेयरिंग एंड पावर। शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, इसकी बात कौन करते हैं? शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। पावर यानी कि जो शक्ति है उसे बनाना और उसे एक दूसरे में शेयर करना, इसकी बात कौन करते हैं? बिल्कुल, हारोल्ड लासवेल। याद रखिएगा, हारोल्ड लासवेल एंड अब्राहम कैपलान, ये दोनों मिलकर करते हैं। लासवेल एंड कैपलान, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है हु सेड दैट, हु स्टेटेड दैट कि पॉलिटिकल साइंस इज मेनली कंसर्न विद ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये सारे के सारे PYQs है, ऑल आर PYQs, क्योंकि कभी ना कभी पूछे गए हैं। हु स्टेटेड दैट कि पॉलिटिकल साइंस इज मेनली कंसर्न विद ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज एंड दिस वाज कॉल्ड बाय होम? डेविड स्टन, है ना। इसे किसने कहा था? तो ये डेविड स्टन साहब ने कहा था। इस बात को याद रखिएगा। तो वहीं पे कुछ थिंकर हैं जो ये कहते हैं, बिल्कुल श्रद्धा, ये इन्होंने यह कहा था, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस तरह से हम लोग एक अपने कोड को उतार देते हैं, उस तरह से आप वैल्यूज को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, याद रखिएगा इसको। बिल्कुल यहीं पे हमें इसी से संबंधित देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस इज बिगन एंड एंड्स विद द स्टेट। ये बात किसने कहा है? तो ये आपके गार्नर साहब ने कहा है, डू रिमेंबर, ठीक है ना। बिल्कुल, गार्नर ने यह कहा है कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है वो आपके राज्यों के साथ होता है। चलिए, इरफान, आनंद, खिरोद, इन लोग भी आ गए क्लास में, वेरी वेलकम। चलिए, मोहम्मद आमिर, वेरी वेलकम इन द क्लास। चलिए, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एक मैराथन सेशन जहां पे आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबों का, क्योंकि आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे इंटरेक्शन होगा और उतना क्लास में मजा आने वाला है
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखने को मिलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट से रिलेटेड अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग समय में अलग अलग थ्योरीज देने की कोशिश की है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि आपके हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीन ऐसे थिंकर हैं जो मेनली ये कंसर्न करते हैं कि स्टेट जो है वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। स्टेट जो है वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, आप लोग बताएंगे अरिस्टोटल क्या इस व्यू के साथ सहमति देते थे? क्या अरिस्टोटल साहब इस व्यू के साथ सहमति देते थे, यस और नो? तो अरिस्टोटल साहब क्या बोलते थे? अरिस्टोटल क्या बोलते थे? अरिस्टोटल बोलते थे ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है। बिल्कुल, स्टेट जो है वो नेचुरल है, स्टेट जो है वो विकास हुआ है ना। बिल्कुल, राज्य का एक विकास हुआ है लंबे तौर पे, लंबे समय पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हॉब्स, लॉक, रूसो जो है वो है मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट, वो मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ये मानकर चलते हैं कि स्टेट स्वयं नहीं बना, बल्कि लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उसे बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप लोग बताइए वो कौन सा सोशल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने टू कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जिन्होंने दो तरह के समझौता की बात की, पहला सिविल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हु टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल, जॉन लॉक, है ना, आपके जॉन लॉक साहब जो है उन्होंने इसकी बात की थी, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, वो कौन से सोशल थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने यह कहा कि मेनली हमारा जो स्टेट ऑफ नेचर होता था वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल होता था, मतलब वो प्री पॉलिटिकल भी था और वो प्री सोशल भी था। वो कौन थे? लॉक, हॉब्स, रूसो, तीनों में से कौन? प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल दोनों। बिल्कुल, करेक्ट आंसर जो है वो है आपका हॉब्स, याद रखिएगा, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स से बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो था वो प्री पॉलिटिकल भी था और प्री सोशल भी था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं आपको देखने को मिलता है वो कौन से थिंकर थे जो ये मानते थे कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो हमारा प्री प्री पॉलिटिकल था, प्री पॉलिटिकल था, प्री सोशल नहीं था, वहां पे समाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी। देयर वेयर स्टेट, ये कौन बोलते थे? बिल्कुल, ये बात कौन कहते थे? आपके जॉन लॉक साहब। ओके, स्टेट के बारे में, नेचुरल स्टेट के बारे में कौन बोलते थे कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि आपके सारे दुखों का जो समस्याओं का जो हल है, सॉल्यूशन जो है वो कहाँ है? वो है आपके प्राकृतिक अवस्था में। बिल्कुल, जीन जैक्स रूसो, ठीक है ना, जीन जैक्स रूसो इस बात को कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग और भी बातें डिस्कस करेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज माइथ, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, दिस वाज कॉल्ड बाय जीडीएच कोल। जीडीएच कोल साहब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीएच कोल साहब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये बताएं कि जीडीएच कोल साहब कैसा सोशलिज्म की बात करते थे? क्या वो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते थे या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते थे? मतलब क्रांतिकारी समाजवाद या विकासवादी समाजवाद? क्या बोलेंगे आप लोग? ये कैसा समाजवाद के साथ एसोसिएटेड है? मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं उसमें इवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी? बिल्कुल, इस बात को याद रखिएगा, ये इवोल्यूशनरी के साथ एसोसिएटेड थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट अपना आइडिया दिया था और वो था गिल्ड सोशलिज्म का आइडिया, ठीक है ना, गिल्ड सोशलिज्म का आइडिया, श्रेणी समाजवाद का आइडिया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, श्रेणी समाजवाद का आइडिया किसने दिया? तो वो थे आपके जीडीएच कोल। ओके, जीडीएच कोल फैबियन सोशलिज्म से एसोसिएटेड थे, यस और नो? ही वाज एसोसिएटेड विद फैबियन सोशलिज्म, यस और नो? या ही वाज एसोसिएटेड विद फैबियन सोशलिज्म, ये फैबियन समाजवाद के साथ एसोसिएटेड थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखने को मिलता है और कौन कौन से थिंकर थे जो फैबियन सोशलिज्म से एसोसिएटेड थे। बिल्कुल समझे। ओके, और कौन कौन से थिंकर थे? सिडनी वेब, बिल्कुल सिडनी वेब थे, ठीक है, WE बी। ग्राहम वॉलस, वॉलस याद नहीं आ रहा मुझे। जी हाँ, बर्नार्ड शॉ थे,
GB सौ थे, GB 100 है ना, बर्नार्ड शॉ थे, बर्नार्ड शॉ ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। ओके, फैबियन सोशलिज्म को एक्सप्लेन कर दे, चलिए ठीक है एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, फैबियन सोशलिज्म के पीछे एक छोटा सा कहानी है। हमें ये देखने को मिलता है कि अमेरिका जैसे देश में आपको अगर वहां पे कार्ल मार्क्स जैसा फिलोसफर या वहां पे कम्युनिज्म जैसा फिलोसफर अगर सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे तो वहां के लोग उनको उठाकर फेंक देंगे, क्योंकि वहां के लोगों को आजादी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन होता था, जहां पे मजदूरों की संख्या अच्छी खासी थी, वहां पे मजदूरों की कंडीशन को ठीक करने के लिए एक थ्योरी प्रपोन किया जाता है कि यहाँ पे सोशलिज्म होना चाहिए, मतलब जो राज्य है उसको क्या करना चाहिए, लोगों की विकास के लिए काम करने चाहिए। जबकि अमेरिका में क्या कहा जाता है, जो सरकार है उसको लोगों को हेल्प करना चाहिए सिर्फ प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए, ये याद रखिएगा। यहाँ के बाद आपको देखने को मिलता है कि बीच में कुछ ऐसे भी स्टेट थे जहां पे ना तो अपर क्लास बहुत ज्यादा थे, ना तो लोअर क्लास बहुत ज्यादा थे, ना तो मतलब ना तो बहुत ज्यादा आपके अमीर वर्ग थे और ना तो बहुत ज्यादा गरीब वर्ग थे, मतलब वहां पे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा थे, जहां पे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा थे। अब आप लोग बताएं, क्या मिडिल क्लास ज्यादा इस अमेरिका वाले को सपोर्ट करेंगे या यूएस स्टार वाले को सपोर्ट करेंगे, या बीच में आएंगे? ये है 1, ये है 2 और ये है 3, आप लोग नंबर में बताएं। जो मिडिल क्लास आदमी होते हैं वो क्या चाहते हैं, बहुत ज्यादा लिबर्टी, बहुत ज्यादा सोशल हेल्थ, या बीच वाला आइडिया, वो क्या चाहेंगे? मीडियम, बिल्कुल मतलब वो बीच वाला चाहेंगे, मिडिल वाला चाहेंगे, है ना। तो आपको देखने को मिलता है कि जो ब्रिटेन था मतलब ब्रिटेन जो था उस समय, ब्रिटेन में 1984 के आसपास में, 1884 माफ कीजिएगा, 1884 के आसपास में वहां पे जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी मिडिल क्लास वाली थी, मिडिल क्लास वाली थी। तो यहाँ के लोगों को ये लगा कि अगर हम पूरी तरह से कैपिटलिज्म का आइडिया अपना लेंगे, पूरी तरह से लिबरलिज्म का आइडिया अपना लेंगे, तो हमारे यहाँ जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं, साथ में मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें सबकी वेलफेयर नहीं होगी। और यहाँ पे इनको लगा कि अगर पूरी तरह सोशलिज्म अपना लेंगे तो सबकी जो लिबर्टी है उस पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, लिबरलिज्म प्लस सोशलिज्म इन दोनों के मिक्सचर को अडॉप्ट करना है। वी हैव टू अडॉप्ट द मिक्सचर ऑफ लिबरल सोशलिज्म। इसलिए आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, देखा है इसे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब क्या कहते हैं, लोहिया भी कहते हैं, अच्छा उसकी बात करते हैं हम लोग भी, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को ब्रिटेन में फेबियन सोशलिज्म कहा गया, जिसके बाद आपके कौन करते थे, जॉन बर्नार्ड शॉ करते थे, है ना, सिडनी बेव करते थे, आपके नेहरू साहब करते थे, आपके GDH कोल करते थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि हम सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे, हम सोशलिज्म को डेवलप करेंगे, लेकिन उसके रास्ते कैसे होंगे, क्या उसके रास्ते कम्युनिज्म वाले होंगे या उसके रास्ते डेमोक्रेटिक वाले होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम डेमोक्रेटिक के माध्यम से सोशलिज्म को अडॉप्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब भारत को देखिए, भारत जब आजाद होता है 1947 में, 1950 में जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो नेहरू ने कैसा इकोनॉमी अपनाया था, नेहरू जी ने कैसा इकोनॉमी अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और सोशलिज्म, मतलब इन्होंने लिबरल और सोशल दोनों को मिक्स करने की कोशिश की थी, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल मिक्स। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि भारत के जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी फेबियन सोशलिज्म से बहुत ज्यादा क्लोज थे या उससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे। तो क्या अब ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेबियन सोशलिज्म? मतलब आपकी लिबर्टी को भी खत्म नहीं किया जाएगा और आपकी वेलफेयर भी की जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए, अब यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे इसको एक और मैं अगर कॉमन समझाऊं आपको तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं सर इधर एक तरफ क्या है, एक तरफ यहाँ पे लोग है, ठीक है ना, एक तरफ जो है आपके लोग है, और दूसरी तरफ कौन है, यहाँ पे आपकी सरकार है, ठीक है ना, यहाँ पे सरकार है, और यहाँ पे बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, बीच में खड़ा है, मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा सरकार, मतलब यहाँ पे पावर है, ठीक है ना, यहाँ पे पावर है मान लेते हैं। तो पावर अगर जितना आप सरकार के पास लेके जाएंगे, ये धीरे धीरे कैसा होता चला जाएगा, ये धीरे धीरे ऑथोरिटेरियन होते चला जाएगा, ये धीरे धीरे सोशलिज्म की तरफ बढ़ते चला जाएगा।
जैसे पावर हम इधर देने लगेंगे और जैसे जैसे हम पावर इधर घसकाने लगेंगे, ये हमारा लिबरल कंट्री बनते चला जाएगा। मतलब यहाँ पे लोगों का जो लिबर्टी होगा वो सुप्रीम हो जाएगा, और यहाँ पे जो लोगों का लिबर्टी होगा वो सुप्रीम नहीं होगा, बल्कि लोगों का जो वेलफेयर होगा, सरकार जो होंगे वो मेन होंगे। अच्छा आप लोग बताएं, अब यहाँ पे आप लोगों से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखते हैं कितनों को याद है। आप लोग बताएं, इन दोनों से ये मान लेते हैं नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। आप लोग बताएं इन दोनों में से कौन मानेंगे कि स्टेट जो है, स्टेट इज एन इंड एंड इंडिविजुअल इज ए मीन्स, इज ए मीन्स, ये कौन मानेंगे? कौन ये मानेंगे कि राज्य जो है वो हमारा साध्य है और व्यक्ति जो है वो है साधन? एक वाले या दो वाले? एक वाले या दो वाले? कम ऑन, सोचिए 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 सोचिए। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लोगों को साधन बनाया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को साधन बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, कमेंट करने के पहले एक बार सोचिए फिर से। लोगों को साधन, लोगों को यूज किया जाएगा, लोगों को यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल फोन को यूज करते हैं वैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। ये कौन करते हैं? बिल्कुल, ये आपके मार्क्सिस्ट करते हैं, ये आपके सोशलिस्ट करते हैं, ये आपके कम्युनिज्म वाले करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, इंडिविजुअल्स को एज एन इंडिविजुअल को एज ए मीन्स माना जा रहा है, मतलब व्यक्ति को साधन माना जा रहा है। वही लिबर्टी, अब चलिए लिबर्टी। अब बताइए, जो लिबरल स्टेट होता है वहां पे गोल क्या होता है? लिबरल स्टेट का गोल क्या होता है? लिबरल स्टेट का जो गोल होता है वो है लोगों की लिबर्टी। मतलब लिबरल स्टेट में लोगों का जो एंड होता है, लिबरल स्टेट में जो एंड होता है वो होता है आपकी लिबर्टी, मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जो फ्रीडम होगी वो होगा उनका एंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोर प्रोडक्शन, मोर फ्रीडम, मोर कंपटीशन, बिल्कुल ये लिबरलिज्म में अडॉप्ट किया जाता है। तो आप लोग बताइए, ये चीज समझ में आ गई? चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था किनके द्वारा? सर फेबियन सोशलिज्म समझा दीजिए, इतनी सारी बातें समझ ली। आगे बढ़ा जाए। आर यू ऑल एंजॉयिंग द क्लास? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। चलिए आगे क्या है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, मैकियावर, रूसो, टॉनी, लॉस्की, ये सब क्या मानते हैं? दे ऑल टुगेदर कंसीडर दैट कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों जो है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बना है। मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों एक दूसरे का सपोर्टिव है, एक दूसरे के बिना अधूरा है ना? दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें से आप लोग ये बताइए, हु रोट द बुक द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हु रोट द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? द ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, किसने लिखा? ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट, ये भी लॉस्की की है। चलिए, हु रोट द बुक एमिल? हु रोट द बुक एमिल? ओके, हु रोट द बुक कॉन्फेशंस? कॉन्फेशंस किन की है? चलिए, रूसो की ही होगी, क्या बात है, मतलब सब कुछ रूसो से निकल कर आ रहा है। ओके, हु रोट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 1762 था, एक बार देख लीजिएगा। सेम। चलिए, तो हु रोट द बुक? चलिए अब आप लोग बताइए, हु रोट द बुक डी सिवे? डी सिवे, हु रोट द बुक डी सिवे? चलिए, हु रोट द बुक बेहेमॉथ? हु रोट द बुक बेहेमॉथ? हु रोट द बुक बेहेमॉथ? चलिए, हु रोट द बुक बेहेमॉथ, इसका होगा आपका हॉब्स। ओके, हु रोट द बुक आफ्टर हेजेमनी? आफ्टर हेजेमनी किताब किन की है? हु रोट द बुक आफ्टर हेजेमनी? देखिए देखिए, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। सोचिए थोड़ा सा। जोसेफ नाई भी आंसर आ रहा है, कोहेन भी आ रहा है, और मिक्स आंसर आ रहा है। चलिए बताइए बताइए।
बिल्कुल, रॉबर्ट कोहेन, याद रखिएगा, आफ्टर हेजेमनी जो है वो है रॉबर्ट कोहेन की, जोसेफ नाइकिन नहीं है, ठीक है। आफ्टर हेजेमनी जो है वह है रॉबर्ट कोहेन, बिल्कुल। हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, वेरी गुड सादिक शाह, क्लैपिंग फॉर यू, वेरी गुड। हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी इन्होंने दिया था, है ना, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, वेरी गुड। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस थ्योरी के माध्यम से क्या कहा गया था कि एक्चुअली विश्व में अगर हेजेमन का बनना मतलब जो एक प्रभुत्व होता है, अगर उसकी स्थापना अगर खत्म हो जाए तो विश्व में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी, विश्व में शांति जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आए हैं आपके एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ, जोसेफ नाई जो है वो सॉफ्ट पावर देते हैं, वेरी गुड आनंद। चलिए अब नेक्स्ट है, वो है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये किसने कहा, तो ये सभी को पता होगा सर, जॉन रॉल्स ने कहा है, ठीक है ना, जॉन रॉल्स ने इसकी बात की है। चलिए ठीक है, ओके। हु सेड दैट, हु सेड दैट, क्या था, वर्च्यू इज नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज, वर्च्यू इज नॉलेज, किसने कहा था, सभी लोग बताएं, कम ऑन एवरीवन, योर कमेंट इज इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले इस आइडिया को सोक्रेट ने दिया था, सोक्रेट, उसके बाद इस आइडिया को प्लेटो ने भी प्रपोन्ड किया, मतलब उन्होंने भी इसकी समर्थन किया। ओके, हु सेड दैट कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर, ये बात किसने कही थी, थेसीमेचस या थ्यूसिडाइस, कंफ्यूजन हो रहा है, थ्यूसिडाइस या थेसीमेचस, थ्रेसीमेचस, ठीक है, याद रखिएगा, थ्रेसीमेचस, थ्रेसीमेचस इन्होंने कही थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस के साथ कौन एसोसिएटेड है, ओके, जॉन रॉल्स होंगे, बिल्कुल। ओके, इनकी लेक्सिकल ऑर्डर में ऑर्डर क्या थी, लेक्सिकल ऑर्डर में ऑर्डर क्या होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी था क्या, क्या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी था क्या, नो, यहाँ पे था डिफरेंस प्रिंसिपल, है ना, डिफरेंस, विभेदीकृत की नीति, विभेदीकृत की नीति, डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखिएगा, डिफरेंस प्रिंसिपल इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, 1 2 3 ऐसे ही इसका एक लाइन होगा, मतलब ऐसे ही इसका एक ये होगा। ओके, चलिए और बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट रॉल्स, रॉल्स से और कौन कौन सी बातें याद आती है, हालांकि मुझे लगता है बहुत बार हमने रिपीट किया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें, फिर भी बताइए। जस्टिस एज फेयरनेस, मैक्सिमिनी प्रिंसिपल, बिल्कुल, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ओरिजिनल पोजीशन, जस्टिस एज फेयरनेस, इक्विलिब्रियम, बिल्कुल। इग्नोरेंस की बातें कौन सी करते हैं दीक्षा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, हाँ वो बोल सकते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस, बिल्कुल। और 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 ओवरलैपिंग कंसेंसस, ठीक है, उसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे हम। ओके, पॉलिटिकल लिबरलिज्म किताब थी, चेन थ्योरी, बिल्कुल, लॉ ऑफ द लॉ ऑफ द पीपल, ये बुक का नाम था, बिल्कुल, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ओवरलैपिंग मैन नोज बेसिक रेशनैलिटी, हाँ बिल्कुल। देखिए ओवरलैपिंग कंसेंसस में ये था ना कि हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हम बार बार उससे हम लोगों से बार बार उसमें हम कंसेंट लेंगे, मतलब बार बार हम उससे लोगों से उसे वेरीफाई करवाएंगे, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, बिल्कुल। मॉडर्न सोशलिस्ट, ही वाज द फर्स्ट मैन हु यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन मॉडर्न स्टेट, भूल गए इस बात को, he was the first man who used the concept of सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने किस लिए यूज किया था, क्या ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए यूज किया था या थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के लिए यूज किया था, फॉर व्हाट ही यूज्ड, इन्होंने किस लिए यूज किया था, बिल्कुल ए थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के लिए इन्होंने इस बात को यूज किया था, ठीक है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग, आप इनको याद रख सकते हैं, बिकॉज जॉन रॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड जॉन रॉल्स को आप जितना कम पढ़ेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं? तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कौन से रेवोल्यूशन की बात की थी? जयप्रकाश नारायण ने कौन से रेवोल्यूशन की बात की थी? ही टॉक अबाउट विच टाइप ऑफ रेवोल्यूशन? बिल्कुल, ही टॉक अबाउट टोटल रेवोल्यूशन, है ना। इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, टोटल रेवोल्यूशन की इन्होंने बात की थी। चलिए, संपूर्ण क्रांति की जो प्रक्रिया है वो किस मैदान से शुरू की गई थी? कहां से, किस मैदान से शुरू की गई थी? गांधी मैदान। हाँ, एम.एन. रॉय भी बात करते हैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी की, ठीक है। ये शुरू की गई थी आपकी कहां से? गांधी मैदान, पटना। पटना के गांधी मैदान से शुरू की गई थी। किसके खिलाफ में? किसके खिलाफ में? किसके खिलाफ में शुरू की गई थी? बिल्कुल, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के खिलाफ यूज किया गया था, ठीक है ना। ओके, ये बताइए, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने इसकी बात की थी? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल याद रखिएगा। जिनको याद नहीं है, इसकी बात इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने इनकी बात की थी, याद रखिएगा, डू रिमेंबर इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए कि जेपी नारायण की और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? जयप्रकाश नारायण की और कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? हाँ, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो अपने काम को प्रति कमिटेड होंगे। कमिटेड मतलब उसके प्रति पूरी तरह से लगे हुए होंगे, समथिंग लाइक दैट। इसको मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल से, ठीक है। चलिए बताइए, जेपी नारायण की और कौन सी किताब जो आपको याद आती है? विच बुक कैन यू रिकॉल अबाउट जेपी नारायण? वाई सोशलिज्म, वेरी गुड। और कोई है क्या? और याद नहीं आ रहा है? ओके, ये बताइए, ओके ये बताइए, हु रोट द बुक, हु रोट द बुक व्हील्स ऑफ हिस्ट्री? हु रोट द बुक व्हील्स ऑफ हिस्ट्री? व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किताब किसकी है? हु रोट द बुक व्हील्स ऑफ हिस्ट्री? बिल्कुल, लोहिया। ओके, हु रोट द बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म? मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। हु रोट द बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म? हु रोट द बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज लोहिया, है ना। लोहिया ने इस किताब को लिखा था। ओके, ये बताइए, हु यूज द एशियाटिक वर्जन ऑफ सोशलिज्म? सबसे पहले एशियाटिक वर्जन ऑफ सोशलिज्म की बात, एशियाटिक वर्जन ऑफ सोशलिज्म की बात किसने की थी? माओ, माओ, ठीक है ना। माओ बात करते हैं इसके, माओ इसकी बात करते हैं, MAO, माओ जेडोंग इसकी बात करते थे। कानू लिख रहे हैं सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, एक इनकी बुक थी कानू। बाकी सभी लोग बताएं, हु रोट द बुक सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी? वेरी गुड, दिस वाज रिटन बाय जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना। ये जयप्रकाश नारायण की इंपॉर्टेंट बुक था। हाँ, कल ही, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, कल हमने इसकी बात की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 4 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात किसने कही थी? 4 पिलर गवर्नमेंट, चौखंबा शासन, इसकी बात किसने की थी? चौखंबा शासन की बात किसने की थी? ओके, ये बताइए, लेटर फॉर ए नेशन बुक किसने लिखी थी? लेटर फॉर ए नेशन, हु रोट द बुक लेटर फॉर ए नेशन? कम ऑन, जितना याद है लिखिए, नहीं याद है लिखिए नो। इफ यू कांट रिकॉल, राइट नो, NO, नो, देयर इज नो इशू, बट आपको पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हु रोट द बुक लेटर फॉर ए नेशन? द करेक्ट आंसर इज नेहरू, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेहरू की और कौन सी बुक है?
नेहरू की और कौन सी बुक है? हाँ, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, ये भी एक है, बोल सकते हैं, वो भी लिखा गया था। नेहरू की और कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा 1946 में किताब आया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। बिल्कुल, टुवर्ड्स फ्रीडम भी है, टुवर्ड्स फ्रीडम भी है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम। ओके, ये बताइए ट्रिनिटी प्रिंसिपल की बात कौन करते हैं? ट्रिनिटी प्रिंसिपल की बात कौन करते हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ट्रिनिटी की प्रिंसिपल, ट्रिनिटी प्रिंसिपल की बात कौन करते हैं? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अंबेडकर साहब, है ना, अंबेडकर। ओके, चलिए, शॉर्ट ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बिल्कुल, ये किनकी है? आई थिंक नेहरू की है, राइट? हाँ, नेहरू की है। चलिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं आपके डीडी उपाध्याय। डीडी उपाध्याय जो है, ये कौन सी बुक लिखते हैं? ही रोट ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पॉलिटिकल डायरी। लेकिन डीडी उपाध्याय जो है, दीनदयाल उपाध्याय जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आधार पे, इनके कॉन्सेप्ट के आधार पे आज का पूरा, बोल सकते हैं, जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं इनकी फिलॉसफी पे आगे बढ़ता है। क्या आप लोग बता सकते हैं इनकी कौन कौन सी फिलॉसफी थी? दीनदयाल उपाध्याय की कौन कौन सी फिलॉसफी थी? बिल्कुल, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, याद रखिएगा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद, ठीक है ना। इसकी बात कौन करते थे? इसकी कॉन्सेप्ट को आरएसएस के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया था, एंड बीजेपी के द्वारा बाद में किया गया। डी उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय इसकी बात करते थे, ठीक है। ओके, हु रोट द बुक द टू प्लान्स, द टू प्लान्स, ये किताब किसने लिखी थी? द टू प्लान्स, बताइए, द टू प्लान्स। ओके, याद रखिएगा, डीडी नेहरू, डीडी उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो है, बिल्कुल, सविता पूरे कन्फर्म है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय, द टू प्लान्स। इसके साथ साथ और भी इनकी बुक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, और साथ में है जनसंघ भी एक बुक है इनकी। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पूछा कम जाएगा इसके चांसेस, मतलब पूछा नहीं जाएगा, चांसेस कम है, लेकिन द टू प्लान्स पूछी जा सकती है। चलिए, तो यहां से याद रखिएगा बस इतना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड समथिंग। ओके, प्रिजन नोटबुक्स जो है वो किसने लिखी थी? तो ये आइडिया लिखा दिया गया था, बुक लिखा गया था एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा। ओके, हु गेव द आइडिया ऑफ द मॉडर्न प्रिंस, मॉडर्न प्रिंस, हु गेव द आइडिया ऑफ मॉडर्न प्रिंस? बिल्कुल, एंटोनियो ग्राम्सी, है ना, एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आप लोग बताएं कि हु इज नोन एज फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, हु इज नोन एज फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, रियलिज्म। हाँ, केनेथ वॉल्ज, केनेथ वॉल्ज, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, हु इज नोन एज फादर ऑफ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के पिता कौन माने जाते हैं? ग्राम्सी? नो, करेक्ट आंसर इज एल्थुसर, ठीक है, एल्थुसर इज करेक्ट आंसर, डू रिमेंबर, एल्थुसर जो है वो इसके करेक्ट आंसर होंगे। ओके, हु इज नोन फॉर propounding द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी की बात किसने की थी? कल्चरल हेजेमनी की बात किसने की थी? बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज एंटोनियो ग्राम्सी, है ना, एंटोनियो ग्राम्सी इज करेक्ट आंसर, डू रिमेंबर इट। ओके, आगे यहां पे देखने को मिलता है एंटोनियो ग्राम्सी इज ऑल्सो नोन एज नियो मार्क्सिस्ट, इनको नियो मार्क्सिस्ट थिंकर भी माना जाता है। आप लोग बताएं, क्या एंटोनियो ग्राम्सी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से सपोर्टेड थे, यस और नो? क्या इसे वो सपोर्ट करते थे इस आइडिया को, यस और नो? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते थे, यस और नो?
चलिए, सदीक्षा यस, सविता यस, खिरोद यस, सदीक्षा लिख रहे हैं क्रिटिक्स, दीक्षा यस, बाकी सभी बताएं, नहीं याद आ रहा लिखे नो। चलिए ओके, यहां पे ध्यान दीजिए, हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कार्ल मार्क्स ने यह कहा था, कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि इस विश्व में जो भी होता है वो कैसे होता है, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन से डिटरमाइंड होता है। हमेशा अमीर और गरीब मतलब इकोनॉमी जो है बिल्कुल वो बेस होगा, ऐसी बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी ने इसे नेग्लेक्ट किया था, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया था, क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी ये मानते थे कि सिर्फ इकोनॉमी जो है वो एक बेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो कल्चर होता है, कई बार जो सोशल पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, ये हमें ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है इकोनॉमिक के तुलना में। इस बात को याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट आइडिया यहाँ पे एक बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सबसे पहले बताइए पब्लिश कब हुआ था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? इट वाज पब्लिश्ड इन 1948, 1848? चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, 1848, 1848 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो पहला लाइन है वो किस चीज से स्टार्ट होता है, कोई बताएंगे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब है वो कौन से लाइन ऑफ फ्रेज के साथ स्टार्ट होता है? सोशल रेवोल्यूशन नहीं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेथरिटो इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वेरी गुड इरफान। चलिए इसकी कोशिश किए थे पहले कहने के लिए, कौन भी कर रहे थे? हाँ, सादीक्षा भी बोल रहे थे, वेरी गुड। तो याद रखिएगा, ये यही कहा गया है कि विश्व में आज तक क्या किया गया है, आज तक विश्व में आप जब भी इतिहास उलट कर देखेंगे, इतिहास में हमेशा आपको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेंगी। क्लास स्ट्रगल हमेशा अमीर और गरीब को देखने को मिलती है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा, हिस्ट्री को उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, इतिहास में भी कौन कौन से फेजेज आए हैं हिस्टोरिकल, क्या नाम था उसका, हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म। बिल्कुल, सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था प्रीमिटिव कम्युनिज्म, प्रीमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है, इसमें सभी आजाद रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका स्लेव सिस्टम, स्लेव सिस्टम, जहां पे मास्टर्स और स्लेव होते थे, जहां पे मास्टर्स और स्लेव होते थे। तीसरा कौन सा था? तीसरा था आपका फीडुअल सिस्टम, फीडुअल सिस्टम, जहां पे कौन होते थे? फीडुअल्स होते थे और इनके बोल सकते हैं नौकर होते थे यहाँ पे, ठीक है ना, सामंत और प्रजा का यहाँ पे रिलेशनशिप था। फोर्थ क्या थे? फोर्थ थे कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कौन आए? आपके प्रोलेटेरिएट क्लास आए और बॉर्जियस क्लास आए, ठीक है ना, प्रोलेटेरिएट और, हाँ, लॉर्ड और सर्फ, वेरी गुड, मैं इस टाइम को भूल रहा था, लॉर्ड थे और सर्फ थे, वेरी गुड, थैंक यू, लॉर्ड एंड सर्फ थे। अब इसके बाद क्या होता है, बोलते हैं जब कैपिटलिज्म होगा उसके बाद क्या होगा, सोशलिज्म धीरे धीरे स्टैब्लिश होगा, जहां पे रेवोल्यूशन होगा। और रेवोल्यूशन कैसे होगा? रेवोल्यूशन इस टाइप से होगा, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट यू चेंज। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए पूरी संसार है सिवाय अपने जंजीरों के। मतलब पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय अपने जंजीरों के, ये बात उन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखने को मिलता है यहीं पे एक रेवोल्यूशन होगा बहुत ही खतरनाक, और इसके वजह से फिर कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना, कम्युनिज्म का सिस्टम, कम्युनिस्ट स्टेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब ये कम्युनिस्ट स्टेट का फीचर्स बताएं, बता सकते हैं क्या आप लोग? ये कम्युनिस्ट स्टेट का फीचर्स कैसा होगा, कम्युनिस्ट स्टेट होगा कैसा एक्चुअली में, ये कैसा होगा, इसकी क्या फीचर्स होगी? ये स्टेटलेस होगा, वेरी गुड, पहला है सर, ये स्टेटलेस होगा, यहाँ पे स्टेट नहीं होंगे। और कौन सा होगा? यहाँ क्लासलेस भी हो जाएगी, चलिए यहाँ पे क्लासलेस भी हो जाएगी। ओके, तीसरा क्या होगा? कम्युनिटी ऑनरशिप चीज, ठीक है, और क्या होगा? और क्या होगा? और कुछ होगा? पार्टीलेस होगा, चलिए ठीक है, क्लासलेस पार्टीलेस, चलिए ठीक है, और कुछ होगा क्या? इच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क एंड अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और जो चीज आपको देखने को मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट।
डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ठीक है, याद रखिएगा डिक्टेटरशिप। अच्छा सभी लोग जा रहे हैं, क्या बात है, बोर होने लगे क्या आप लोग? 4 स्टूडेंट डिक्टेटर चले गए, आप लोग लगता है बोर हो रहे हैं, ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। अच्छा नेटवर्क चला जा रहा है, अच्छा फिर से एक चले गए, अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग 1 मिनट का गैप ले लेते हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग गैप ऑफ 1 मिनट, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। आप लोग जाइए पानी वानी पी लीजिए आराम से, वी हैव गैप ऑफ 1 मिनट। चलिए, उम्मीद है आप लोग पानी पी लिए होंगे। तो क्या बोलेंगे सर इतना जल्दी कैसे पी लेंगे हम लोग? पानी तो लेके बैठे नहीं थे। चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट किया जाए। आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी गाइस? कैन वी गो? चलिए ओके। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के माध्यम से लिखा गया। द जर्मन आइडियोलॉजी वो भी एक इंपॉर्टेंट किताब था जो दोनों के द्वारा लिखा गया। द होली फैमिली वो भी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो दोनों के द्वारा मिलकर लिखा गया। ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट ये बताइए कि इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कौन सा इंपॉर्टेंट आइडिया दिया गया था? इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट आइडिया दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा? कोई बताएंगे इसमें कौन सा आइडिया दिया गया था? सभी बताएं। क्या इसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का आइडिया दिया गया था? क्या इसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का आइडिया दिया गया था? क्या इसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का आइडिया दिया गया था? चलिए, जिन्होंने भी कहा नो उनको बधाई, और जिन्होंने कहा यस उनके बारे में यह है कि इस बुक में उन्होंने इसकी बात नहीं की थी। इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने किया था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की बात क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम नामक किताब में उन्होंने ये बात की थी। बल्कि इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दिया था। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कैसे बहुत बड़ी क्रांति होगी। ठीक है ना? जो क्रांति होगी उसके बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा था, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। सरप्लस वैल्यू का आइडिया किस किताब में दिया गया था? सरप्लस वैल्यू का आइडिया किस किताब में दिया गया था? कोई बताएंगे? दास कैपिटल में, याद रखिएगा। वेरी गुड, दास कैपिटल में। कभी कभी आपको केपीटी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा दास कैपिटल में इंपॉर्टेंट आइडिया दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो बुक्स है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आ सकती है। कार्ल मार्क्स की जो बुक है कौन सी किताब में कौन सा आइडिया दिया गया है वो पूछा जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स, बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है, प्लीज रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मार्क्स ने जो डायलेक्टिज्म का आइडिया लिया था, द्वंद्ववाद का आइडिया लिया था, उसे सबसे पहले किसने इसकी बात सबसे पहले किसने की थी? कौन बताएंगे? हु वाज द फर्स्ट मैन हु टॉक्स अबाउट डायलेक्टिज्म? हीगल। अच्छा, सभी लोग सही बता रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंट, 100%? यस सर। याद रखिएगा, सबसे पहले हीगल ने नहीं किया था। हीगल ने नहीं किया था, सबसे पहले सोक्रेट ने किया था। उसके बाद उसे लिखने का काम प्लेटो ने किया था। ठीक है, प्लेटो करते हैं। उसके बाद बहुत बाद में हीगल इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं, और हीगल के बाद इसे कार्ल मार्क्स भी यूज करते हैं। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स। हीगल के अनुसार आप लोग बताएं क्या था? हीगल के अनुसार क्या था? हीगल के अनुसार क्या इस वर्ल्ड को बनाने का जो एक श्रेय था वो मटेरियल था या आइडिया था? वो मटेरियल था या आइडिया था?
द वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, आइडिया और मटेरियल? वेरी गुड, आइडिया था, है ना, आइडिया था। और कार्ल मार्क्स के अनुसार मटेरियल था, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है वो मटेरियल था, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये किसने कहा था? क्या था वो, ये किसने कहा था? रेशनैलिटी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट था, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली। ओके चलिए, ये बताइए, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ये तो बात आप लोग पता हो। रियल इज रेशनल, व्हाट इज रियल इज रेशनल? ऐसा था नहीं, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। व्हाट इज रेशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रेशनल, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, है ना, याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल वो भी हीगल ने कहा था, याद रखिएगा, हीगल गेव दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का आइडिया। जुडिशियल रिव्यू का आइडिया कहां से निकलकर सामने आता है? तो यूएसए से निकलकर सामने आता है। 1803 में एक इंपॉर्टेंट केस था, जिस केस का नाम क्या था? अच्छा, मार्क्स की बुक डिस्कस कर देंगे, ठीक है कर देंगे अभी। ओके, ये कौन सा केस था? मारबरी वर्सेस मेडिसन केस, है ना। इस केस में सबसे पहले बात किया गया था आपका जुडिशियल रिव्यू की बात, ठीक है। इंडिया में, पाकिस्तान में और भी कंट्री में जुडिशियल रिव्यू अडॉप्ट किया जाता है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि आप लोग बताएं, क्या ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू है? क्या ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू है? ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है? ना, वहां नहीं है, याद रखिएगा। ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन में सुप्रीम कौन है? ब्रिटेन में सुप्रीम कौन है? लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, या तो फिर वहां की कॉन्स्टिट्यूशन? वहां की संसद, और मेनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, मेनली हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल, आपको ये देखने को मिलता है, द पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, the only thing that they can't change, that is changing a boy into girl, a girl into a boy, मतलब वो सिर्फ एक लड़का को लड़की, लड़की को लड़का नहीं बना सकते हैं, बाकी विश्व का वो सारा काम कर सकते हैं। सोचिए। ये बात वहां के बारे में कहा जाता है। ओके, ये किसने कहा था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो 5 साल में एक बार आजाद होते हैं? वहां के लोग जो होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, 5 साल में एक बार उनको आजादी मिलती है। बिल्कुल, रूसो साहब ने इस बात को कहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, सर कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट बुक डिस्कस कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा भ्रम, भ्रम क्या होता है? सर 1844 में पब्लिश हुआ था, सबसे बड़ा भ्रम है ये, याद रखिएगा। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 इसका नाम है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1929 के आसपास, 28-29 के आसपास में ये पब्लिश हुआ, 1923, ओके चलिए, 1923 के आसपास में ये पब्लिश हुआ था, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो है आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इस बुक में क्या आइडिया दिया गया था? इस बुक में दिया गया था थ्योरी ऑफ एलिनेशन, याद रखिएगा, अभी साथ में लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ एलाइनेशन, ठीक है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, ठीक है। ये बुक कब लिखा गया? 1848 में। और इस बुक में क्या दिया गया आइडिया? थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्लास स्ट्रगल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है द होली फैमिली, होली फैमिली, याद रखिएगा, इसका पब्लिशन ईयर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका और कौन सा है? द जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी। और कौन सा है? और कौन सा है इनकी बुक? और है आपका द ग्रुंडाइज, ये लास्ट बुक है। और कौन सा है? द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, इसमें डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वेरी गुड, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा बुक है इनकी? लेबर वेज एंड कैपिटल,
हाँ ऐसा भी कुछ है, लेबर, वेज एंड कैपिटल, ये भी है। द 18th बर्मीज ऑफ लुइस बोनापार्ट, वेरी गुड। द 18th बर्मीज ऑफ लुइस बोनापार्टे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। द सिविल वॉर भी कोई इंपॉर्टेंट बुक है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। सिविल वॉर, अच्छा सिविल वॉर इन फ्रांस है, बिल्कुल हाँ एक ऐसा है, सिविल वॉर इन फ्रांस, आई कैन रिकॉल द सिविल वॉर इन फ्रांस, एक ये है। और कौन सी है? और कोई बुक जो आप लोगों को याद आ रहा हो? एक है क्रिटिक टू हिगल, ओके हाँ, ऐसा बुक का नाम है क्रिटिक ऑफ हिगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, फिलोसफी ऑफ राइट, ठीक है आप लोग याद रखिएगा, क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, बिल्कुल पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी की बात हमने की है अभी, ठीक है। और कौन सी बुक है इनकी? एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक का नाम याद रखिएगा, 1859, 1859, ओके ओके। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये बुक किसने लिखी है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखी है? सभी लोग चले गए क्या? क्लास में है? खाने पीने चले गए सब लोग? भूख लग गया? याद रखिएगा, जे स्मिथ है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वहीं जो मार्क्स लिखते हैं वो है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है याद रखिएगा। चलिए ये बताइए, हु रोट द बुक द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का फिलोसफी, ये किसने लिखा था? स्क्रीन तो इतना गंदा हो गया कि आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों बना रहे हैं आप चलिए स्क्रीन को थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। ओके बिल्कुल याद रखिएगा, प्रोदॉन, प्रोदॉन रोट द बुक द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसके उल्टा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो है वो जवाब में लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है। इसी में उन्होंने कहा था द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इंटरप्रेटेड रादर टू चेंज इट, ठीक है। यहीं पर उन्होंने कहा कि जो आपके थिंकर्स जो पहले सोशलिस्ट का ढोंग करते थे वो मात्र यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, दे आर ओनली यूटोपियन, लाइक रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, प्रोडॉन एंड व्हाटएवर चार्ल्स फूरियर, दे ऑल आर ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड। ये कंजर्वेटिव है ना प्रोडॉन, आर यू टॉकिंग अबाउट प्रोडॉन सादिक्षा? नो, वो कंजर्वेटिव कहाँ है, वो तो आपके एनार्किस्ट है ना। किसने अपने आप को फर्स्ट एनार्किस्ट घोषित किया था? हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज फर्स्ट एनार्किस्ट? प्रोडॉन, राइट, इसे याद रखिए, प्रोडॉन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज फर्स्ट एनार्किस्ट। चलिए अब एनार्किस्ट की जब बात आई है तो एनार्किज्म को भी डिस्कस कर लिया जाए। एनार्किज्म से कौन कौन से रिलेटेड थिंकर आते हैं? डू कमेंट, हु आर द थिंकर इज एसोसिएटेड विद एनार्किज्म स्कूल ऑफ थॉट? गांधी जी, चलिए सबसे पहले गांधी जी का नाम ले लीजिए, उसके बाद क्रापटकिन, प्रोडॉन, बाकुनिन, बाकुनिन, ठीक है, बाकुनिन, क्रैपोटकिन, इसके बाद प्रोडॉन, इसके बाद गांधी। गांधी को फिलोसफिकल एनार्किस्ट माना जाता है, फिलोसफिकल एनार्किज्म के साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने आपको अपने आप को फर्स्ट एनार्किस्ट घोषित किया था, बाकी ये दोनों भी है ना। लियो स्ट्रॉस भी है क्या? नहीं, ये लियो मतलब सादीक्षा। चलिए बहुत सारी बातें हो गई। लियो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय कहाँ आते हैं? टॉल्स्टॉय नहीं, एनार्किज्म में कहाँ आते हैं वो?
मुझे देखना होगा एक बार फिर। सर आते हैं क्या? हाँ, लुडविग गॉडविन भी आई थिंक आते हैं, गॉडविन भी आते हैं आई थिंक। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। Lakhs of population worship Marx as a god and lakhs of population hates like a demon। ये किसने कहा था? तो आपके सीसी मैक्सी साहब ने कहा था, याद रखिएगा। ज्यादातर लोग जो है वो मार्क्स को भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान के तरह एक राक्षस की तरह उससे घृणा भी करते हैं, घृणा भी करते हैं। ये बात किसने कहा था? ये सीसी मैक्सी साहब ने कहा था। डू रिमेंबर इट। ठीक है, चलिए। सपोर्टर ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ये कौन है? जॉन लॉक। यू ऑल नो। हाँ इरफान, आपने लिखा है लियो स्ट्रॉस को पैसिफिक एनार्किज्म, एनार्किस्ट। आई कैन रिकॉल कैसा कुछ है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी एग्जैक्टली उसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक बार चेक करना होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं ना। चलिए, तो जॉन लॉक जो है वो, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि इनकी, चलिए आप लोग बताइए जॉन लॉक के बारे में क्या क्या याद आता है? जॉन लॉक साहब कैसे याद आते हैं? जॉन लॉक, टैसिट कंसेंट, वेरी गुड। ओके, टाबला रोसा, बिल्कुल हमारा माइंड जो होता है ब्लैंक होता है। नेचुरल राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ओके, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ओके, और क्या याद आता है? और क्या याद आता है? ब्लैंक स्लेट, बिल्कुल वही है, टैबला रासा। एनी मोर थिंग दैट यू कैन रिकॉल? रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं क्या ये? अच्छा श्रद्धा, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं क्या? डेमोक्रेसी की बात करते हैं क्या? नहीं, लिमिटेड मोनार्की की बात करते हैं, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ लिमिटेशंस वो लगाते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। और क्या याद आता है? बस हो गया। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, हो गया। और कुछ? बस इतना। फिल्मर को भी क्रिटिसाइज करते हैं पैट्रियार्की को लेकर, ठीक है। फादर ऑफ लिबरलिज्म, ट्रू सिटीजन, सिविल गवर्नमेंट, ट्रू सिटीजन गवर्नमेंट, ठीक है। और कुछ? एनी मोर थिंग दैट यू कैन रिकॉल? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात ये करते हैं क्या? सादिक्षा ने लिखा है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात ये करते हैं क्या? नहीं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात कौन करते हैं? टीएच ग्रेन करते हैं, टीएच ग्रेन साहब। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को बिल्कुल इन्होंने अप्रिशिएट कहा था, अप्रिशिएट किया था, अच्छा माना था। इन्होंने ह्यूमन नेचर को कैसा माना? ह्यूमन नेचर काफी अच्छा है, कोऑपरेटिव है ना, एक दूसरे का साथ देता है, समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल गुड माना था। एलेटन कंसर्निंग टॉलरेशन, सेकंड कंसर्निंग, अच्छा चलिए क्या बात है, कानून ने ऐसा लिखा है। लेटन कंसर्निंग टॉलरेशन, आप लोग इसको फिर देख लीजिए, सेकंड थर्ड भी है। ओके, ए लेटर कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी है, ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ए लेटर कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये बताइए कि इन्होंने जो, ये देखिए लॉक साहब कितने अच्छे थे, इन्होंने क्या कहा? नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की है ना। इन्होंने कहा लिबर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ, क्या था? लिबर्टी ऑफ लाइफ, सॉरी, नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये क्या है? हमारा नेचुरल राइट है, मतलब इसको कोई छीन नहीं सकता है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इससे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, अब बताइए कि एक आगे थिंकर आते हैं, उन्होंने कहा भाई ये नॉनसेंस है, नॉनसेंस है, बकवास है। ये किसने कहा था? ये सब बकवास है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बेंथम साहब क्या बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो नॉनसेंस है ना, मतलब राइट्स जो है, लिबर्टी जो है वो किससे एसोसिएटेड होगा? तो ये लीगल सॉवरेनिटी से एसोसिएटेड होगा। जो हमारे कानूनी संप्रभु होंगे वो इसकी आइडिया की बात करेंगे। बिल्कुल, कानून, नेचुरल राइट्स आर सिंपली नॉनसेंस अपॉन स्लेट्स, ये बात इन्होंने कहा था। ओके, ये बताइए किस देश का संविधान जॉन लॉक से एसोसिएटेड है या जॉन लॉक से इंस्पायर्ड था? विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इंस्पायर्ड बाय जॉन लॉक? बिल्कुल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ओके। हु सेड दैट वेयर देयर इज साइलेंस ऑफ लॉ लिबर्टी? हु सेड दैट लिबर्टी लाइज इन द साइलेंस ऑफ लॉ? लिबर्टी लाइज इन द साइलेंस ऑफ द लॉ, किसने कहा था? चलिए, हॉब्स लॉक दोनों मिक्स आंसर आ रहा है।
Answer is getting mixed with each other. The correct answer is HOBBES, हॉब्स साहब, ठीक है ना, हॉब्स हॉब्स हॉब्स. ओके, हु सेड दैट वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी. जहां पे कानून नहीं है वहां पे लिबर्टी भी नहीं होगा, जहां पे कानून होगा वहां लिबर्टी होगा. ये किसने कहा था? बिल्कुल बिल्कुल, लॉक साहब. ओके, राज्य को कॉमनवेल्थ किसने कहा था, या राज्य को दंड देने का अधिकार लोगों को कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हु गेव द आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ? देन कैन पनिश. बिल्कुल, लॉक साहब ने दिया था, याद रखिएगा, जॉन लॉक. ठीक है ना, जॉन लॉक ने इसकी बात की थी. ठीक है. ओके, ये नेगेटिव लिबर्टी से एसोसिएटेड है या पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब नेगेटिव स्टेट से एसोसिएटेड है या पॉजिटिव स्टेट से? बताइए, ये नेगेटिव स्टेट की बात करेंगे या पॉजिटिव स्टेट की बात करेंगे? बिल्कुल, ये भी. अच्छा, ये लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म को, लेसेस फेयर को प्रमोट करेंगे या नहीं? यस और नो? क्या लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेंगे, यस और नो? बिल्कुल. अच्छा, ये बताइए, जॉन लॉक मोनार्की को सपोर्ट करते थे, यस और नो? डायरेक्ट मोनार्की, मोनार्की को सपोर्ट करते थे, यस और नो? ही सपोर्टेड मोनार्की, यस और नो? बिल्कुल, याद रखिएगा, इन्होंने मोनार्की को सपोर्ट नहीं किया, रादर ही सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया था. इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलता है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में यह कहा कि इसमें सबको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो अच्छा नहीं है. ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारी बातों को. ओके, इनको पॉसेसिव इंडुअलिस्ट कौन बोले थे? हु कॉल्ड हिम एज पॉसेसिव इंडुअलिस्ट? बिल्कुल, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा. द करेक्ट आंसर इज सीवी मैकफॉर्सन, है ना, सीवी मैकफॉर्सन साहब ये बात बोलते हैं. डू रिमेंबर. चलिए, हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं. डेवलपमेंटल फ्रीडम एंड एक्सट्रैक्टिव, नहीं सॉरी, एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं सीवी मैकफॉर्सन, याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कौन करते हैं? थॉमस हॉब्स करते हैं. यू ऑल नो थॉमस हॉब्स क्या बोले कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है? ब्रूटिश, स्लैवरी, स्लैविश एंड नेस्टी होता है. ये गंदा, घृणा और मतलब बेकार होता है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. इसके साथ साथ हॉब्स जो है वो कई सारी किताब लिखते हैं. डी सीवे, डी होमे, डी कॉर्पोरे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, बेहेमोथ, योर लेविएथन, है ना. हाँ, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश, सॉर्ट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कानू. ये एक लाइन में आपने पूरी बातें लिख दी. ठीक है, याद रखिएगा. ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कौन करते हैं? तो हॉब्स, रूसो करते हैं, याद रखिएगा. बिल्कुल, एलिमेंट्स ऑफ लॉ भी किताब है. ओके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस समय कैसा पार्टी पाया जाता है? तो यहाँ पे प्लूरल पॉलिटिकल पार्टी पाया जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे एसोसिएटेड है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी का कुछ बात है वो आपके फ्रांस में एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा. ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, देयर इज नो इशू. ठीक है, दिस में भी आस्ते एग्जाम. चलिए, इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो आपको इंग्लैंड में आज भी देखने को मिलता है. यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ब्रिटेन. ठीक है, चलिए, तो और पढ़ा जाए या आज इतना ही रखा जाए? आप लोग बताएं, क्या और भी किया जाए? आज काफी हो गया. कल, बिल्कुल, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. हम कल का जो वीडियो था, वीडियो लेक्चर, उसको मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया था. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा किसी भी अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, जिनको जरूरत हो. वो इवोल्यूशनरी कौन सी, अच्छा इसकी बात करें क्या? इसके बारे में आप पूछ रहे हैं सादिक्षा? ओके, चलिए देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशनरी एंड डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. देखिए,
देखिए एक्चुअली में जो संविधान है वो दो तरीके से हो सकता है। संविधान या तो वो एवोल्यूशनरी होगा, एवोल्यूशन मतलब बोल सकते हैं धीरे धीरे विकास करके बना होगा लंबे समय से, और दूसरा एक तरफ बैठ कर डेवलप किया गया होगा या क्रिएट किया गया होगा या बनाया गया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, भारत का जो संविधान है आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा और उसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना दिए गए, ठीक है ना। ये भारत का कैसा डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं आपको देखने को मिलता है क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं आपको देखने को मिलता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी टाइप का है। लेकिन जब आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो क्या ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन किसी खास समय में एक असेंबली में बैठकर बनाया गया था क्या? क्या इसे एक जगह बैठकर डेवलप किया गया है क्या? नो। यहां पे आपको देखने को मिलता है कि 1215 में जब मैग्ना कार्टा वहां आया था उस समय से लेकर और आज तक धीरे धीरे इसकी बेटरमेंट और धीरे धीरे इसमें सुधार होते चला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल इवॉल्व हो रहा है, आज तक ये बन ही रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं, आज तक ये इवॉल्व हो रहा है। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर हुआ? ओके, तो और कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मेक टुमारो। हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी है, ठीक है। मैं बात करता हूं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके आईएएस ऑफिसर होंगे, जो आपके आईपीएस ऑफिसर होंगे, जो आईएफएस ऑफिसर होंगे, उनके लिए अलग से जुडिशियल कोर्ट बैठेगा। उनके लिए जुडिशरी, उनके लिए कोर्ट जो होगा वो अलग से होगा, उनके लिए अलग से सब कुछ होगा। लेकिन जो आम जनता होगी उनके लिए अलग से कोर्ट होगा, ठीक है। ये बात अभी कहां था? अभी फ्रांस में है, ये फ्रांस में है। प्लूरल पार्टी का मतलब क्या है? वैसी सिस्टम, वैसा इलेक्टोरल सिस्टम जहां पर सिंगल पार्टी नहीं, डबल पार्टी नहीं, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो, जहां पे एक दो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, जैसे कि इजराइल हो गया, जैसे कि भारत हो गया, जैसे कि यूएसए हो गया। सॉरी, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है। फ्रांस हो गया। इज इट क्लियर? हाँ, इंडिया भी होगा उसमें, बिल्कुल इंडिया के पास तो वैसा ही है। इंडिया है। चलिए, तो ओंकार, सविता, कान्हू, दीक्षा, किरण, रूबी, फिरोज, राजेश, इरफान, श्रद्धा, विश्वजीत, सादीक्षा, शिवानी, होप आप सभी को ये क्लास काफी मजा आया होगा, आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद मी इन दिस क्लास। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास कल होगा। ये मतलब एक इवनिंग की क्लास होगी, कल होगी फिर, मतलब ये जो आपका होता है मैराथन सेशन, ये तो कल ही होगा, है ना। ओके, थैंक यू।